हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं यहाँ पर पिछले कुछ सालों के सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और आज बारी है अरिथमेटिक के टॉपिक्स की। अरिथमेटिक के टॉपिक्स का मतलब वो सारे टॉपिक्स जो अरिथमेटिक के अंदर आते हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसके बाद टाइम एंड वर्क। ये सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक के अंदर आते हैं और आज हम इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पूछे गए, उनके ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को फटाफट, बिना देरी किए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चलिए पिछले कुछ वीडियो से आप लोगों का बहुत बढ़िया मुझे प्यार मिला है और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए और भी इस प्रकार के सेशंस और सीरीज लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बोल रहा है द एज ऑफ क्यू एक्सीड्स द एज ऑफ पी बाई 3 ईयर। सिंपली कहने का मतलब क्या है कि क्यू की जो एज है वो पी से 3 साल ज़्यादा है। ठीक है। सेकेंड लाइन कह रही है द एज ऑफ आर इज ट्वाइस द एज ऑफ पी। आर की एज पी का ट्वाइस है, ट्वाइस द एज ऑफ पी। एंड फिर तीसरी लाइन बोली है द एज ऑफ क्यू इज ट्वाइस द एज ऑफ एस। क्यू की एज कितनी है? ट्वाइस द एज ऑफ एस। ओके। लास्ट में बोला है फर्दर द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एज, फर्दर द एज डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस इज 30 ईयर। ठीक है। आर और एस के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 साल का है। ठीक है, 30 इयर्स का है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का सम कितना होगा? अब देखो, यहां से इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस हैं, एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, कहानी आराम से बन जाएगी। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होगा वो क्या होगा बता? इस यहां पर आप पूरी की पूरी इक्वेशन को या तो पी के फॉर्म में ले आओ या पूरी की पूरी इक्वेशन को क्यू के फॉर्म में ले आओ। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर को मैं ट्वाइस ऑफ पी बोल सकता हूं, तो चलो मैं आर को तो पी के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या मैं एस को भी पी के फॉर्म में लिख सकता हूं? देखो बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? ध्यान से सुनना। यहां पर बोला है क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एस। क्यू की वैल्यू पी प्लस 3 थी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो ट्वाइस ऑफ एस है ये एक्चुअली पी प्लस 3 है, यानी एस की वैल्यू हो जाएगी पी प्लस 3/2। तो एस के लिए लिखेंगे पी प्लस 3/2 और आर के लिए क्या लिखोगे? आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी, ट्वाइस ऑफ पी। दोनों के बीच का जो अंतर है इसकी वैल्यू उसने बोली है 30 साल। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, कहानी खत्म करेंगे। ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 4p माइनस p माइनस 3। ओके, 4p माइनस p माइनस 3 अपॉन का जो 2 है वो इधर चला जाएगा इक्वल्स टू 60, इक्वल्स टू 60। ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 3p की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 63 और p की वैल्यू हो जाएगी 21। तो चलो p की एज तो मिल गई, मुझे और किसकी एज चाहिए? तो q की एज भी चाहिए है। q की एज कितनी होगी? p प्लस 3। तो q की एज निकल के आ जाएगी 21 प्लस 3 इज 24। तो p प्लस q कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45 और यही हमारा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो भी हमारा था इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा किसी को कोई तकलीफ हुई होगी, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और ये था आपके लिए एक प्रकार से एक एवरेज का क्वेश्चन समझ लो या सिंपल एज का क्वेश्चन समझ लो, जो भी आपको समझना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन बी पी। ठीक है, एक क्लास है, उनका एवरेज स्कोर निकल के आता है P का। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:1 है क्लास में, यानी बेसिकली बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स 1 है, ऐसा कुछ है। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज P प्लस 1 एंड व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। बहुत बढ़िया, सुनो। इस क्वेश्चन को कई तरीकों से बनाया जा सकता है, बट अगर आपको सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट तरीका जानना है तो इसके लिए आपको एलिगेशन थोड़ा सा आना चाहिए। और अगर आपको एलिगेशन आता है तो आप सुनो कहानी क्या है। कहानी ये है कि बॉयज का एवरेज स्कोर उन्हें बोला है P प्लस 1 है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर अभी नहीं पता है, पर इन दोनों का एवरेज स्कोर मिलाकर ही पूरी क्लास का एवरेज स्कोर बनेगा। और पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना है? P। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो अगर मैं देखूं तो क्या है? बॉयज का रेशियो है 3 और गर्ल्स का रेशियो है 1।
तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो p+1 और p के बीच का डिफरेंस 1 है, जो कि यहां दिखाई दिया। तो ऑब्वियसली यहां जो दो नंबर्स होंगे इनके बीच का डिफरेंस भी 3 ही होगा। तो बताओ किन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस p हो सकता है या 3 हो सकता है? तो या तो ये p+3 होगा या ये p-3 होगा। ऑब्वियस सी बात है p+3 नहीं हो सकता, क्योंकि p+1 और p+3 के बीच वाला नंबर p नहीं होगा, फिर p+2 समथिंग होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर नहीं हो सकता, p-3 ही हमारा आंसर होगा। यानी गर्ल्स का एवरेज स्कोर p-3 है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बहुत सारे लोगों को ये सॉल्यूशन कम से कम 3 माले ऊपर से निकल गया होगा। कम से कम 3 माले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा बहुत भी ऊपर से नहीं, कम से कम 3 माले के ऊपर से निकला होगा। अब जिनको ये माला सॉरी ये वाला सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, जिनको एलिगेशन नहीं आता है, या चलो एलिगेशन आता भी है तो बोले सर आपने अभी अभी जो किया है ना ये हमें समझ में नहीं आया, तो सुनो इसका दूसरा तरीका अपना लो। दूसरा तरीका क्या है? सुनो, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज कितने हैं? तो देखो बॉयज हैं 3 और बॉयज का एवरेज है p+1, तो ये हो गया बॉयज का टोटल। गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं 1, मतलब रेशियो के हिसाब से 1 गर्ल है, और गर्ल्स का एवरेज मान लेना x, ये इनका टोटल हो गया। टोटल को 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज मिलना चाहिए p, ठीक है। तो बॉयज का टोटल प्लस गर्ल्स का टोटल डिवाइडेड बाय 4 करोगे, क्योंकि 3 लड़के 1 लड़की हैं, टोटल 4 लोग हैं, तो एवरेज p निकलना चाहिए। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसको सॉल्व कर देना, ये हो जाएगा 3p+3 प्लस x इक्वल्स टू 4p। इसको इधर माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? रुको रुको रुको, बॉयज का एवरेज p+1 है, 3 लड़के हैं, ठीक है, गर्ल्स 1 है, एवरेज अगर x मान रहा हूं तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 3p इधर आके माइनस हो जाएगा, p हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 3 + x इक्वल्स टू p, और x की वैल्यू हो जाएगी p-3। हमें x ही तो निकालना था जो गर्ल्स का एवरेज था। बोलो सिंपल है, आसान है, ये तरीका अपना सकते हो। तो भैया जिसको ये तरीका अपनाना है ये तरीका अपना लो। जिसको एलिगेशन समझ में आया बहुत अच्छी बात है, एलिगेशन अपना लो। जिसे दोनों समझ में आ गए बहुत बढ़िया, आपके चांसेस ज्यादा है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करने के, क्योंकि जिनको दोनों समझ में आएंगे वो चॉइस कर पाएंगे कि मुझे क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व करना है या उस अप्रोच से। जिसको एक ही मेथड आता है भैया उसके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर आपको उसी मेथड से अप्रोच करना पड़ेगा, फिर वो मेथड चाहे लंबा हो उस क्वेश्चन के लिए या छोटा हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, इट्स ऑल गेम ऑफ नॉलेज, इट्स ऑल गेम ऑफ योर नॉलेज, कि आपका नॉलेज कितना है, बस इतना ही पूरा गेम है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स इज दिस, 5 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं। लेटर ऑन 5 ग्रेस मार्क्स आर एडेड टू ईच स्टूडेंट, ठीक है, हर बच्चे को 5 नंबर मिलेंगे, तो एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। तो पहले पुराना एवरेज निकाल लो, उसमें 5 ऐड कर देना तो नया एवरेज आ जाएगा। हालांकि पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिवाइज्ड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी बेसिकली नया वाला एवरेज ही पूछ रहा है वो। सुनो, पुराना एवरेज कितना है कैसे निकालेंगे? 21 + 27 + 19 + 26 + 32। अच्छा, एवरेज निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया, इन सबको जोड़ो 5 से डिवाइड कर दो, ये एक तरीका है। एक तरीका मैं और बताता हूं, इसे बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इस तरीके में क्या होता है, आप अपनी तरफ से एक नंबर एज्यूम कर लो कि ये इनका एवरेज होगा। फॉर एग्जांपल इन 5 नंबर्स का एवरेज मैं एज्यूम करता हूं कि लेट्स से 25 इनका एवरेज होगा, ठीक है। अब आपको बस ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं ये इस 25 से कितने कम कितने ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर ये 4 कम है तो -4 लिख लेना, ठीक है। ये 25 से 2 ज्यादा है तो +2 लिख लेना। ये 6 कम है -6, ये +1 है, ये +7 है। बात समझ में आ गई? और ये जितना भी एक्स्ट्रा या कम ज्यादा हुआ है इसे आप वापस कितने नंबर है 5 से डिवाइड कर लेना। इफेक्टिवली ये जो भी प्लस या माइनस में आएगा आपको अपने एज्यूम्ड मीन में से उतना प्लस माइनस कर लेना है। जैसे माइनस वाले कितने हो गए, तो देखो -4 -6 -10 हो गया, ये हो गया 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो कुल मिलाकर +10 -10 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 0। यानी 25 में आप 0 ऐड कर दो या माइनस कर दो, कुल मिलाकर एवरेज 25 ही रहेगा। यानी इस पूरे 5 नंबर्स का एवरेज कितना है 25। अब या तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड से समझ लो या फिर इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना। वैसे डिवाइड करोगे तो सबको ऐड करोगे तो 125 आएगा,
125 को 5 से डिवाइड करोगे तो एवरेज हो जाएगा 25। ठीक है, ये एवरेज निकालने के भी मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। अब उसने बोला था ये तो पुराना एवरेज है ना, अगर हर बच्चे को 5 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, अगर सब में 5 बढ़ेगा तो एवरेज में भी 5 बढ़ जाएगा, यानी जो आपको पुराना एवरेज 25 दिख रहा है, अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, तो अब नया एवरेज हो जाएगा 30। ठीक है, बात समझ में आ गई? नया एवरेज कितना हो जाएगा 3030। और मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई ज्यादा आपको दिक्कत होगी, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा सवाल एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है एक पर्सन है, अ पर्सन बोरोड 10,000 एट 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड बाय हिम टू सेटल हिज अमाउंट आफ्टर 9 मंथ। उसको टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9 महीने बाद, ये पता करना है। सबसे पहले तो ये समझो कि क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली था, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% पर एनम का दिख रहा है, ये एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए इफेक्टिवली हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी 3% का। तो हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 3% का। ठीक है, हर 3 महीने में 3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000। कैसे दोगे? बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं। मैं इस सवाल के जवाब के लिए 2 तरीके यूज कर सकता हूं। पहला तरीका है आपका रेशियो वाला मेथड। रेशियो वाला मेथड क्या होता है, सुनो, फॉर्मूले पे आ जाऊं ना सीधा। फॉर्मूला क्या बोलता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। n इज योर टाइम, तो प्रिंसिपल रख देना 1000, रेट रख देना 3% और n की वैल्यू रख देना 3 साल। क्यों? क्योंकि हर 3 महीने में देना है 9 महीने तक, यानी कुल मिलाकर टाइम पीरियड मेरे लिए 3 साल का रहेगा। ये टाइम मेरे लिए 3 का रहेगा। बोलो ठीक है, ओके। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो डायग्राम मेथड है, मैं आपको वो समझाने की यहां पर कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए हो सकता है आगे चल के बहुत काम का सौदा बन जाए। भाई प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, हर साल मुझे 3% देना है। ध्यान से सुनना, यानी पहले साल भी 3% देना है, दूसरे साल भी 3% देना है और तीसरे साल भी 3%। साल का मतलब हर क्वार्टरली समझ लो। ठीक है, हर क्वार्टर में मुझे 3% देना है। तो पहले क्वार्टर में भी 3% देना है, सेकंड क्वार्टर में भी 3% देना है, थर्ड क्वार्टर में भी 3% देना है। पहला क्वार्टर 3%, 10,000 का 3% कितना होता है 300। तो पहले क्वार्टर में भी 300 देना पड़ेगा, दूसरे क्वार्टर में भी 300 देना पड़ेगा और तीसरे क्वार्टर में भी 300 देना पड़ेगा। बट ये जो आपने 300 300 300 लिखा है, दिस इज नॉट एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रिंसिपल पर लगा है। प्रिंसिपल का 3% पहले साल, प्रिंसिपल का 3% दूसरे साल, प्रिंसिपल का 3% तीसरे साल, या पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कब बनेगा? जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल के पहले कोई इंटरेस्ट नहीं मिला था, तो पहले साल आपको सिर्फ ये 300 रुपए मिलेगा। पर दूसरे साल के पहले आपको ये 300 रुपए एज एन इंटरेस्ट मिल चुका था, तो इस 300 रुपए का 3% आपको दूसरे साल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलेगा। 300 का 3% कितना होता है? 9 रुपए होता है। इसके अलावा कोई और पैसा मिला था कि पहले साल में नहीं मिला। अब तीसरे साल की जब मैं बात करूंगा, तो तीसरे साल के पहले कितना पैसा मिल चुका है? तो तीसरे साल के पहले ये 300 मिला है, ये 300 मिला है और ये 9 रुपए मिला है। इन सब पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल। तो तीसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस किस पर मिलेगा? इस 300 रुपए पर भी मिलेगा, इस 300 रुपए पर भी मिलेगा और इस 9 रुपए पर भी मिलेगा। सब पर 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। इस 300 रुपए का इंटरेस्ट 3% होगा 9 रुपए, इस 300 रुपए का इंटरेस्ट होगा 9 रुपए और इस 9 रुपए का इंटरेस्ट होगा 9 या 27 यानी 0.27 रुपीज। इतना ही पैसा मिला था ना 3 साल के पहले पहले, बस बात खत्म। अब ये जो टोटल नीचे वाला हिसाब है ना, जो इंटरेस्ट मिला है, इसको ऐड कर लेंगे और ये देगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ। कितना होगा? 927 927.27। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा 3 क्वार्टर में, अगर हर क्वार्टर में 3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये मैंने ब्रेक करके किया तो कितना सिंपल कैलकुलेशन हो गया। और यही क्वेश्चन को एक बार जरा इस फॉर्मूले से बना के देखना, ना हालत खराब हो गई तो, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। पावर 3 मतलब आप समझो ना, मैं यहां पर प्रिंसिपल की वैल्यू रखूंगा 1000 रुपए। ठीक है, समझना बात को। मैं यहां पर रखूंगा 10,000 रुपए, फिर रखूंगा 1 प्लस 3/100 की पावर n। ठीक है,
हो गया तो क्या होगा, ये 100 प्लस 3 100/3, तो ये हो जाएगा 103/100, 103/100। और ऊपर से n की वैल्यू क्योंकि 3 क्वार्टर में देना है तो 3 रखना पड़ेगा। तो अब 103 का क्यूब निकालो, समझ रहे हो, 103 का क्यूब, स्क्वायर तक तो समझ में आ रहा था, 103 का क्यूब, और उस कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो पूरा मल्टीपल हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूं कई बार ना, ये जो ट्री मेथड है ये बहुत अच्छा सटीक काम करता है। पहली बार तो इंटरेस्ट निकालने के लिए, और फिर कभी कभी जब हमसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता है फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर, तब भी ये बहुत कारगर मेथड है। ठीक है, तो इसको जरा समझ लेना एक बार अच्छे से, और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई ज्यादा दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, समस्या हो रही होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा है अगला सवाल, बोल रहा है सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बट कई बार क्वेश्चन यहां पर भी लोग गड़बड़ कर देते हैं, सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग में थोड़े से बेसिक्स हिले होने के कारण। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 5 साल में पैसा डबल, कोई लक्ष्मी चिट फंड कंपनी 21 दिन में पैसा डबल, वो कह रहा है कि मैं 5 साल में पैसा डबल कर दूंगा। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा लॉजिकल भी लग रहा है। कितना परसेंट, वही 15% के आसपास का इंटरेस्ट रेट बैठेगा। सुनो, अगर 5 साल में पैसा डबल हो रहे का मतलब क्या होगा कि 1 रुपए का 2 रुपए होगा, पर ये 1 रुपए का 2 रुपए कितने साल में होगा, 5 साल में होगा। अब क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अगले 5 साल में 2 रुपए का 3 रुपए नहीं होगा, पैसा डबल ही हो जाएगा अगले 5 साल में। अगले 5 साल में पैसा ही डबल हो जाएगा, तो 2 रुपए का 4 रुपए हो जाएगा अगले 5 साल में। और एक्चुअली यही आपसे सवाल पूछा था कि अगर मुझे पैसे को 4 गुना करना है तो कितना समय लगेगा, तो भैया पहले 5 साल में डबल होगा और अगले 5 साल में 4 गुना हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 5 + 5 = 10 ईयर्स। 10 साल में पैसा 4 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है। किसी के पास अगर ऐसी कोई स्कीम हो तो मुझे भी बताना, 5 साल में मैं भी पैसा डबल करना चाहूंगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन की बात थी, मजाक था, और मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इससे एक चीज और समझना, यहां पर मैं आपको एक कुछ बेसिक कंसेप्ट और समझा देता हूं। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमेशा जो अमाउंट्स हैं या जो पैसे हैं उनका रेशियो सेम होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे 5 साल में ये 1 रुपए का 2 रुपए हो गया, तो रेशियो क्या बना, 1:2। तो देखो अगले 5 साल में भी 1:2 का ही रेशियो बना है ना, और अगले 5 साल में भी ये 1:2 का ही रेशियो बनेगा। तो आप चाहो तो किसी भी बीच के 5 साल को उठाकर देख लेना। मान लो अगर किसी ने पूछ लिया कि बताओ 55th ईयर और 60th ईयर के बीच जो भी अमाउंट होगा, इनका रेशियो क्या होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्या बोलोगे भाई, अगर हर 5 साल में रेशियो 1:2 आ रहा है, तो इस 5 साल में भी रेशियो 1:2 ही आएगा। बात को समझना, ठीक है, सिंपल था, इजी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अगला सवाल, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट annually and the simple interest on a certain sum of money and the 12% simple interest for 2 years is 72 rupees. What is the principal? बहुत बढ़िया सवाल। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 12% के हिसाब से, वो निकल के आता है कितना, 72 ईयर्स। अगेन 2-3 तरीके हैं इस सवाल को बनाने के। सबसे पहले मैं सबसे सिंपल वाले तरीके से जाता हूं। अगर सिंपल इंटरेस्ट 12% के हिसाब से निकालोगे तो कितना निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज वाइज निकाल रहा हूं अभी मैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 12% के हिसाब से निकलता है 24%, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 12 + 12, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 12 + 12 2 साल के लिए, प्लस 12 × 12/100, यानी 24 + 1.44 यानी 25.44। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 12% के हिसाब से आप देख रहे हो, तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो परसेंटेज वाइज कितना परसेंट का निकलेगा, तो वो निकलेगा CI - SI इज इक्वल्स टू 1.44%। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। अगर इस डिफरेंस की वैल्यू यानी इस 1.44% की वैल्यू
अच्छा ये 1.44% किसका है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल का होगा। इसकी वैल्यू उसने 72 दे दी है, तो यहां से प्रिंसिपल निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो होगी नहीं, है ना। 1.44 अपॉन 100, तो वो 100 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7200 और डिवाइड कर देना 1.44 से। ठीक है, सब कुछ सॉल्व वॉल्व करोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 2 0 के बाद 5000, 5 टाइम्स में जाएगा ना ये सिंपली। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 5000 और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल था 5000, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये हो गया एक तरीका। ठीक, अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि सर आपने ये क्या किया, तो देखो मैंने सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया है। सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है कि अगर आपको एक नंबर को पहले 12% फिर 12% 2 बार बढ़ाना है, तो इसमें भी तो वही हुआ है, पहले साल 12% बढ़ा फिर 12% बढ़ा, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ा? तो हम बोलेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इफेक्टिवली परसेंटेज चेंज या इंक्रीज का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहां पर रख दिया कि 2 साल का जो परसेंटेज चेंज आएगा या इंक्रीमेंट आएगा वो 25.44% का आएगा। वैसे 24% का हो रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 25.44% का हो गया, यानी सीआई और एसआई के बीच का जो डिफरेंस है वो 1.44% का आएगा। किसका 1.44%? ऑब्वियसली प्रिंसिपल का 1.44%, और उसकी वैल्यू अगर 72 है तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल, क्वेश्चन खत्म यहां पर। दूसरा तरीका तरीका नंबर 2, आ जाओ सुनो। अभी डायग्राम बनाया था ना अपन ने, चलो फिर से बनाते हैं। इस बार 2 साल का डायग्राम बना रहा हूं मैं। प्रिंसिपल अगर मेरे पास पी है, पहला साल 12%, दूसरा साल 12%, इसका कुछ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 12% यहां पर। सपोज इसे मैं ए बोल देता हूं, इसे भी मैं ए बोलूंगा क्योंकि 12% ऑफ पी अगर ए है यहां पर तो 12% ऑफ पी ए यहां भी होगा, एंड 12% ऑफ ए इक्वल्स टू बी होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है कितना? ट्वाइस ऑफ ए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। अगर सी आई माइनस एस आई की बात करूं तो सी आई माइनस एस आई निकल के आएगा बी। कभी भी 2 साल का अगर आप ट्री डायग्राम बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर वाली लाइन है ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये जो बी है ये एक्चुअली इन सी आई और एस आई का डिफरेंस है। इसकी वैल्यू 72 है। तो सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर बी की वैल्यू 72 है तो ए की कितनी होगी? तो ए इज एक्चुअली 12% ऑफ 72। ए इज एक्चुअली 12% ऑफ 72, तो 12 से काटोगे 6 बार में तो ए की वैल्यू आ जाएगी 600। नाउ प्रिंसिपल का 12% अगर 600 है तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी? तो प्रिंसिपल का 12% 600 5 से जाएगा 50 और 2 0 यानी 5000। प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 5000। सिंपल क्वेश्चन। अब इस तरीके से फायदा यह है कि आप डिफरेंस के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सब बता सकते हो। यहां पर आप सिर्फ प्रिंसिपल ही बता पा रहे हो अभी। ठीक है, फिर आपको अलग से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा या अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर एक बार में सब आ जाएगा। तो अगर आपको ट्री डायग्राम आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल एंड गुड। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टिक विद द बेसिक मेथड। थोड़ा सा हो सकता है कभी कैलकुलेटिव हो, बट काम तो करेगा वैसे भी। ठीक है, चलो। एज आई सेड, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर नॉलेज कि आपने कितना उस पर इन्वेस्ट किया है, आपने कितना उस पर प्रैक्टिस किया है, ताकि आपको उस चीज का अच्छा रिजल्ट मिल पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। बोला व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 40% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन ट्रिपल्ड। बहुत बढ़िया। क्या कहना चाह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है तो कम से कम कितने कंप्लीट ईयर्स में मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा? सिंपल सीधा सवाल ये है। ठीक है, सुनो। 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो 40% का मतलब समझो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% का मतलब होगा फ्रैक्शन के हिसाब से 2/5। अच्छा, 2/5 का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने 5 रुपए जमा किए तो इंटरेस्ट मिल रहा है 2 रुपए, यानी अमाउंट बनेगा 7 रुपए। 5 पर 2 इंटरेस्ट मिलेगा, 7 रुपए बनेगा, यानी पहले साल फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर मेरा 5 रुपए बन जाएगा 7 रुपए। ये पहले साल। ऑब्वियसली ये डबल भी नहीं हो पाया अभी। दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ये 25 का हो जाएगा 49। तो दूसरे साल हुआ ये कि अगर आपने 25 रुपए जमा किए तो 2 साल बाद आपको मिलेगा 49 रुपीज। अभी भी ये डबल भी नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी भी ये डबल भी नहीं हो पाया है। तो बताओ 3 साल बाद क्या होगा? तो देखो अब इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 125 और ये हो जाएगा 343।
अब ध्यान से सुनो, ये ना डबल के तो ऊपर निकल गया पर ट्रिपल नहीं हो पाया है भाई। 125 का ट्रिपल है क्या ये? नहीं ना। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या होगा कि अगर आपने 125 रुपए जमा किए तो 3 साल बाद आपको 343 रुपीज मिलेंगे। तो अभी भी ये 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा तो नहीं हो पाया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 4 साल के लिए जाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे इनकी पावर 4 सेट करनी पड़ेगी। जैसे ही 4 सेट करोगे तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 2401। दिस इज एक्चुअली 7 की पावर 4। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने 625 रुपए जमा किए तो 4 साल बाद तुम्हें मिलेंगे 2401 रुपए। और अब ध्यान से देखो तो ये इसके 4 गुने से ज्यादा हो गया। 4 गुना कितना होगा? 1875। सॉरी, इसका 3 गुना कितना होगा? इसका 3 गुना होगा 1875। और ऑब्वियसली ये 1875 से ज्यादा है, यानी पैसे 3 गुने से ज्यादा हो जाएंगे। कितने साल में? 4 साल में। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, आप सोचोगे कि सर 3 साल और 4 साल के बीच में कहीं पर आना चाहिए, तो 3.5 साल या 2.5 साल, 3.5 साल या 3 साल 4 महीने या 3 साल 8 महीने, वैसा कुछ आंसर आना चाहिए। नहीं, एक्चुअली उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कितने कंप्लीट, लीस्ट कंप्लीट ईयर्स, यानी मुझे आधा पौना साल नहीं चाहिए, कम से कम कितने कंप्लीट ईयर्स में पैसा 3 गुना हो जाएगा। तो देखो यहां तक तो यानी 3 साल तक तो 3 गुना नहीं हो पा रहा था, चौथे साल पे वो सीधा 3 गुना से एक्सीड हो गया, बट कंप्लीट 3 गुना के एक्सीड चौथे साल में ही हुआ है। और 4 ईयर कंप्लीट करना था मुझे, ठीक है, क्योंकि उसने बोला था कंप्लीट ईयर्स, तो 3.5 नहीं बोल सकता, 3 साल 2 महीना, 3 महीना 6 महीना, 8 महीना 9 महीना नहीं बोल सकता, 4 ईयर्स ही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहां पर थोड़ा सा मामला भी समझ ही लो, चल रहे हो समझते समझते। तो अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है, तो इसका मतलब समझना क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मतलब होता है फ्रैक्शन हो गया 1/10। फ्रैक्शन 1/10 का मतलब होगा कि 10 रुपए जमा करोगे तो 1 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अमाउंट मिलेगा 11 रुपए। तो हम बोलेंगे कि 10 रुपए का हो जाएगा 11 रुपए और ये पहले साल होगा। अब आपको जितने साल का चाहिए उतने साल के पावर चढ़ा देना, तो आपको ये मिल जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। मुझे नहीं लगता इस पर ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है। और यही सेम चीज एक्चुअली मैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी लगा सकता था, जैसे वो जो 3% वाली बात आई थी ना, ये वाली भी नहीं, ये वाली, तो यहां पर भी मैं सेम लॉजिक लगा सकता था। क्या बोल सकता था कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट कितना होगा, तो 3% का मतलब 100 रुपए का 103 रुपए हो जाएगा, है ना, 100 रुपए का 103 रुपए हो जाएगा। 3% बढ़ने का मतलब तो यही होता है। अब क्योंकि पावर 3 चढ़ाना था, तो जब मैं पावर 3 चढ़ाता ना, तो ये नंबर एक्चुअली बहुत बड़े हो जाते। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर वो तरीका काम नहीं करता, तरीका काम करता। जो भी आता मैं उनको माइनस करके बता सकता था कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इजीली बता सकता था। बट 100 की पावर 3 और 103 की पावर 3, तो वो कैलकुलेशन लेंदी हो रहा था, इसलिए मैं ट्री डायग्राम पे स्विच किया। इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं, यहां पर मैं ट्री डायग्राम नहीं लगा सकता था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पर रेशियो का खेल है और टाइम का खेल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का खेल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से फ्रैक्शन साइड कर लेना, जितना टाइम बोला उतना पावर में चढ़ा लेना, काम खत्म। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ग्लासेस हैं ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 एंड 4:1। चलो सुनो, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, पहली वाली ग्लास में भी और दूसरी वाली ग्लास में भी। इनके ग्लास का नाम दे देता हूं मैं X और Y। 2 ग्लासेस हैं, इसमें अल्कोहल की मात्रा 3 और 2 है, पानी ज्यादा रखना चाहिए वैसे, और इसमें 4:1 है। ये तो बहुत ही गड़बड़ पैग है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। इसको उल्टा होना चाहिए कि 1 इधर होना चाहिए, 4 इधर होना चाहिए, पानी ज्यादा होना चाहिए। मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल हैं। अगर इन दोनों को मैं एक तीसरे कंटेनर में खाली कर दूं तो उस कंटेनर में जो मिक्सचर बनेगा उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या होगा। सुनो, सबसे पहले तो इनके वॉल्यूम को इक्वल करने का तरीका समझो। ये 3 है, ये 2 है, तो टोटल हो गया 5। ये 4 है और ये 5 है, तो 4 और 1 टोटल हो गया 5। इसको ऐसे समझो कि अगर ये 3 लीटर है और ये 2 लीटर है तो टोटल वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। ये 4 लीटर है और ये 1 लीटर है तो टोटल वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। यहां पर दोनों के वॉल्यूम ऑलरेडी बराबर है, यानी टोटल ऑलरेडी बराबर है।
तो आपको अलग से बराबर करने की जरूरत नहीं। ऐसा हर बार नहीं होगा, पर कभी कभी ये 3:1 भी दे देगा, तब आप बोलोगे टोटल 4 है, तो बोले सर ये 5 लीटर ये 4 लीटर, अब ये बराबर कैसे होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर खुद करना पड़ेगा और फिर मिलाना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये दोनों बराबर वॉल्यूम में है, बिल्कुल सही बात है। तो हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, जो मिक्सचर बनेगा उसमें अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्स होगा, बट अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी? तो 4 और 3 कुल मिलाकर 7 अल्कोहल की क्वांटिटी हो जाएगी, और वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? तो 2 और 1 3 वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी। तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें अल्कोहल एंड अल्कोहल 7 हो जाएगा, वाटर एंड वाटर 3 हो जाएगा। तो अल्कोहल एंड वाटर का क्वांटिटी का रेशियो 7:3, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बोलो ठीक है, सिंपल है। इक्वल वॉल्यूम बोला था और इक्वल वॉल्यूम था भी, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। मान लो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होता, उसने बोला था ये x का रेशियो 3:2 है और y का रेशियो सपोज मान लो 7:3 होता, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, और इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है। तो देखो इसकी क्वांटिटी है 5 और इसकी है 10। अभी ये क्वांटिटी इक्वल नहीं है, तो मुझे इधर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 1 का, ताकि ये इक्वल हो जाए। क्वांटिटी इक्वल होगी तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो अल्कोहल में अल्कोहल जुड़ेगा 13 और वाटर में वाटर जुड़ेगा तो 7। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आंसर होता 13:7। बोलो बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन का मैंने एक वेरिएशन आपको दिखाने की कोशिश की कि अगर वॉल्यूम बराबर ना हो तो वॉल्यूम बराबर कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 25 kg ऑफ alloy X mixed with 125 kg of alloy Y। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ लेड एंड टिन इन alloy X में लेड और टिन का जो रेशियो है वो है 1:2 का। अच्छा, और Y में एंड अमाउंट ऑफ लेड एंड टिन इन alloy Y इज 2:3। बहुत बढ़िया, Y के अंदर रेशियो है 2:3 का। ठीक है, इसका टोटल 25 किलो है और इसका टोटल 125 किलो है। इन दोनों को मुझे मिलाना है, 25 और 125 ही है ना? हाँ, इन दोनों को मुझे मिलाना है, और मिक्सचर जो बनेगा उसमें एलॉय, उस एलॉय में एल्यूमिनियम नहीं, क्या लेड और टिन का रेशियो क्या होगा ये बताना है। सुनो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये 25 है, बट यहां पर ध्यान से देखो, ये 2 और 1 3, तो टोटल हो गया 3 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 25/3 होगी। तो ये एक जो है ये हो गया 25/3, 25/3, और 2 हो जाएगा 50/3। इसी प्रकार ये 3 और 2 टोटल हो गया 5 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू 25। जैसे ही 1 की वैल्यू 25, तो 2 की वैल्यू 50 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 75 हो जाएगी। अब जब आप इनको मिलाओगे तो लेड में लेड मिल जाएगा, टिन में टिन ऐड हो जाएगा। लेड है 50 और ऊपर है लेड 25/3। रेशियो यहां पर लेड है 75 और ऊपर है 50/3। ऐड करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 + 25 175/3। रेशियो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 150 और 225 और 50 275/3। ऐसा कटेगा ये, बोलो हाँ। 25 का टेबल मेरे ख्याल से सबको आता है। 25 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 7 बार में और ये जाएगा 11 बार में, यानी रेशियो हो जाएगा 7:11। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो क्या ये खतरनाक सवाल था? नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या इसमें कोई दिक्कत हुई? नहीं। अगर कोई दिक्कत हुई है तो चलो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल आपके लिए और बना देता हूं। ध्यान से सुनो। देखो, अगर उसने बोला है कि इसका 25 लो और इसका 125 लो, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि 25 और 125 ही लो। 25 और 125 का अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो कितना निकलता है पता? 25 और 125 का रेशियो निकालने पे 1:5 का रेशियो निकलता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो दो मिक्सचर थे, ये 1:2 में था और ये 2:3 में था। मुझे इसका 25 किलो और इसका 125 मिलाना था। रेशियो वाइज अगर मैं देखूं
तो मुझे इसे 1:5 के रेशियो में मिलाना था। तो मैं ना इसे एक्चुअली 1:5 के रेशियो में ही मिलाऊंगा। तो सुनो क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर सिंपल गेम खेलूंगा। क्या खेलूंगा, मैं यहां पर पहले इन्हें 1:5 के रेशियो में ले आऊंगा। जैसे यहां टोटल कितना होता है 3 और यहां टोटल कितना होता है 5। इन दोनों को पहले मैं बराबर करूंगा। कैसे बराबर करूंगा, बराबर ऐसे करूंगा कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें 3 का। ऐसा करने पर ये भी 15 हो गया और वो भी 15 हो गया। 15-15 रेशियो हो गया 1:1 का। बट मुझे चाहिए है रेशियो 1:5 का। इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा करने पर ये रेशियो 1:5 का हो गया। अब 1:5 का मतलब 25:125 समझ लो या 50:250 समझ लो। 1:5 का रेशियो बन गया, क्योंकि मिलाना तो 25 और 125 किलो था, तो इन दोनों का रेशियो तो 1:5 ही आता है। तो मैंने इसे भी 1:5 के रेशियो में मिला दिया। भले ही मैंने क्वांटिटी 25 125 नहीं ली, बट उस रेशियो में ले आई है। और खास बात रेशियो की यही होती है। तो देखो बाहर से क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ, 5 1 5 मल्टीप्लाई हुआ, तो अंदर भी करना, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। बाहर से क्या मल्टीप्लाई हुआ, 5 5 दिया 15, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 दिया 45 हो जाएगा। जब आप इनको मिलाओगे तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 55। 5 का टेबल सबको आता है मेरे ख्याल से, काटोगे तो 7 11, ऐसे भी आंसर आ रहा। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हर बार जरूरी नहीं जैसा क्वेश्चन दिखता है वैसा होता है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है वो दिख रहा है, बस थोड़ा सा आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को मोल्ड कर सकते हो। बट ये तभी कर पाओगे ना जब आप क्वेश्चन की डेप्थ को समझ पाओगे कि हाँ रेशियो में मैं ये काम कर सकता हूं, बट परसेंटेज में या मैं बात स्पीड टाइम डिस्टेंस में या वर्क इन टाइम में मैं ये काम नहीं कर सकता। वहां पर मैं रेशियो के हिसाब से चीजों को नहीं ले सकता, या किसी सिचुएशन में ले सकता हूं, किसी सिचुएशन में नहीं ले सकता। तो ये कब समझ में आएगा, जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तब आप समझ पाओगे कि जरूरी नहीं है 25 125 करना, ये 1-5 में भी काम कर देंगे, या इसको 1:5 के रेशियो में ले आऊं तो भी आंसर सेम आ ही जाएगा। तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगा, मैं इतने में काम निपटा दूंगा। ठीक है, तो ये होती है स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क के लिए भी पहले आपको काम अच्छे से आना चाहिए, तब तो स्मार्ट वर्क कर पाओगे। ठीक है, कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क के लिए स्मार्ट होना तो ठीक है, पहले काम आना जरूरी है। काम नहीं आएगा तो काहेगा स्मार्ट वर्क, फिर तुम्हारी स्मार्टनेस रखे रहो, काम ही नहीं आता क्या करोगे स्मार्टनेस का। सुनो, बोला the length of a rectangle is increased by 66 complete 2/3%, then by what percent should the width of the rectangle be decreased in order to maintain the same area। बहुत बढ़िया, परसेंटेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला समझना। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, है ना। ब्रेड्थ बोल लो, विड्थ बोल लो, बात वही है। ये है एरिया। अब अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूं तो अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो विड्थ को कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया ना बदले, एरिया उतना ही रहे। यानी मुझे एरिया को कांस्टेंट रखना है, एरिया को नहीं बदलना है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो विड्थ को कम करना पड़ेगा। अब परसेंटेज वाइज ये काम कैसे होगा, ये समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला सुन लो। क्या, वैसे तो फॉर्मूला मैं बताता नहीं हूं ज्यादा, बट फिर भी अब समय कम है तो क्या पता आपको ये एग्जाम में काम आ जाए। अगर लेंथ n/d फ्रैक्शन से बढ़ेगी तो विड्थ को कम होने के लिए n/n+d फ्रैक्शन से कम होना पड़ेगा। ये क्या हो गया सर, समझ में नहीं आया। सुनो, एक काम करो, पहले तो इसको ना डब्बे में बंद कर लो, क्योंकि दोबारा जब मैं ये बोलूंगा तो बताऊंगा कि भाई ये यहां से ऐसा आया था। 66 कंप्लीट 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, आपका लेंथ है विड्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एरिया बनेगा। मैं नहीं चाहता हूं एरिया चेंज हो, तो लेंथ बढ़ेगा 2/3 से। अब ये 2/3 कहां से आया, तो लेंथ को बढ़ाया था ना 66 कंप्लीट 2/3% से, तो 66 कंप्लीट 2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3। अब अगर ये 2/3 से बढ़ेगा तो विड्थ को कम करना पड़ेगा। कितने से कम करोगे, 2/2+3, 2/2+3 इज 5, यानी विड्थ को 40% से कम करना पड़ेगा। और ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या हो अगर मेरी लेंथ कम हो रही हो
तो मुझे विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, तब भी क्या सेम फॉर्मूला लगेगा? नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा। लेंथ इनटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया के केस में अगर मुझे एरिया को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और ये कम हो रही है n बाई डी से, n बाई डी इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो देगा परसेंटेज में कि 10% से कम हो रहा है या 20% से कम हो रहा है या 33.1/3% से कम हो रहा है, तो आपको उसको पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप विड्थ को बढ़ाओगे कितने से? आप बढ़ाओगे इसे n अपॉन डी माइनस एन फ्रैक्शन से, ठीक है, n अपॉन डी माइनस एन फ्रैक्शन से आप इसे बढ़ाओगे और ये आपका आंसर परसेंटेज वाइज दे देगा कि इतने परसेंट से। इस फ्रैक्शन को बेसिकली परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, जैसे 2/5 को अपन ने 40% में कन्वर्ट किया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट से मुझे अपनी विड्थ को बढ़ाना होगा। अब एक चीज और यहां पर समझना, ये जो लेंथ इनटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये जो दो कंसेप्ट आपको समझाए हैं, बेसिकली एक ही कंसेप्ट है, दो सिचुएशन है समझाई है। ये सिर्फ लेंथ इनटू विड्थ इक्वल टू एरिया पर नहीं लगेगा, ये किसी भी सिचुएशन में लग सकता है जहां पर a इंटू बी इक्वल्स टू सी, कोई भी फॉर्मूला जो कि इस फॉर्मेट पे सेट होता है, a इंटू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब a का मतलब एरिया, b का मतलब विड्थ और c का मतलब और कुछ नहीं है। a b c कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, p q r लिख लो लगे तो, p इंटू क्यू इक्वल्स टू r। इस फॉर्मेट पे कोई भी फॉर्मूला फिट होता है तो वहां पर ये कंसेप्ट लग जाएगा। कौन कौन से फॉर्मूले फिट होते हैं? पहला तो लेंथ इनटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया ही हो गया, यही फिट होता है। लेंथ इनटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया, यही फिट होता है। एक और होता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस का, बोलो होता है कि नहीं होता है? हो गया ना, उसी में फिट s इंटू टी इक्वल्स टू डी, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। और क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है जहां हम बोलते हैं रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये क्या लिख दिए सर? भैया 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट है तो रेट हो गया 5 रुपए, एक बिस्किट का पैकेट रेट 5 रुपए। ऐसे 10 बिस्किट के पैकेट ले आओ तो क्वांटिटी 10 हो गई, तो रेट 5 क्वांटिटी 10, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 10 इंटू 5 इंटू 10 50 रुपए का एक्सपेंडिचर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार यही क्वेश्चंस या यही फॉर्मेट आपको किसी और सिचुएशन में बना के दे देगा कि एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल की टिकट्स का जो रेवेन्यू है वो उनकी सिनेमा हॉल का जो रेवेन्यू है वो उनकी टिकट के हिसाब से आता है। तो अगर टिकट्स का प्राइस बढ़ जाए और सेल घट जाए तो रेवेन्यू पे कितने का फर्क पड़ेगा? तो पर टिकट का प्राइस यानी रेट इनटू कितनी टिकट बिकी वो क्वांटिटी हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरीके से सिनेमा हॉल का रेवेन्यू आएगा। यहां एक्सपेंडिचर आ रहा है, वहां रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन में कोई भी फॉर्मूला फिट हो वहां पर ये कंसेप्ट बहुत आसानी से लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं थोड़ी देर में और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ध्यान रखना इस वाली कंडीशन में या ये फॉर्मूला कहां के लिए है? जब आपको अपना इक्वल टू के इधर वाले पोर्शन को कांस्टेंट रखना है, चाहे एरिया हो, चाहे आपका डिस्टेंस हो, चाहे आपका एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू हो या एरिया हो, कुछ भी हो। अगर राइट हैंड साइड वाले को कांस्टेंट रखना है तो ऑब्वियसली एक एलिमेंट बढ़ेगा तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, ये उसके लिए है। ये क्वेश्चन एक्चुअली सिचुएशन ही दूसरी क्रिएट कर रहा है। जरा इस सवाल को पढ़ो, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20 एंड 10% तो फिर परसेंटेज चेंज इन एरिया। इस बार उसने बोला कि लेंथ भी बदलेगी, विड्थ भी बदलेगी, ऑब्वियसली एरिया भी बदलेगा, है ना। लेंथ इनटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया। अब एरिया कांस्टेंट नहीं है, यहां पर एरिया चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बोला लेंथ भी बढ़ेगी विड्थ भी बढ़ेगी, तो एरिया कहां से कम होगा? एरिया भी बढ़ेगा। और वो यही पूछ रहा है कि बताओ एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। सुनो, अगर यहां पर x परसेंटेज का चेंज आया है और यहां पर y परसेंटेज का चेंज आया है तो यहां पर कितने परसेंटेज चेंज आएगा? तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, इतने परसेंट का चेंज आएगा। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर अगर यहां पर 20% और 10% है तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100 कितने परसेंट हो जाएगा? 30 और 2 32%। एरिया में 32% का चेंज आएगा और ऑब्वियसली बात है एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 32% ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। सेकंड कंडीशन या सेकंड तरीका, फ्रैक्शन वाले मेथड से चले जाओ। फ्रैक्शन वाला मेथड क्या बोलता है? अगर मुझे इसे 20% से बढ़ाना है और इसे 10% से बढ़ाना है तो 20% और 10% से बढ़ाने का मतलब क्या होता है? सुनो,
20% से बढ़ाने का मतलब होता है कि 5 से 6 हो जाना, यानी पहले अगर लेंथ 5 थी तो अब 6 हो जाएगी। ये हो गया 20% बढ़ाना, ठीक है। और मुझे विड्थ को 10% से बढ़ाना है, यानी विड्थ अगर पहले 10 थी तो अब 11 हो जाएगी। ये हो गया 10% से बढ़ाना, यानी पहले एरिया अगर 50 चल रहा था, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन एरिया होता है, तो अब एरिया कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा, तो 16 बढ़ा है आउट ऑफ 50, इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा। सही आंसर होगा 32% का एरिया में चेंज आ जाएगा या एरिया इंक्रीज हो जाएगा। यहां से भी वही आंसर आ रहा है। तो परसेंटेज वाला तरीका भी अपने आप में बेहतरीन है, फ्रैक्शन वाला तरीका भी अपने आप में बेहतरीन है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने एक और सवाल, बोल रहा है कि एग्जामिनेशन में 50% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल हो गए, 40% फेल्ड इन हिंदी एंड 15% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, फटाफट वेन डायग्राम बनाएंगे। ये वो बच्चे जो इंग्लिश में फेल हुए, ये वो बच्चे जो हिंदी में फेल हुए, बीच में वो बच्चे जो दोनों में टपक गए। ठीक है, अब सुनो, मैंने बोला वो बच्चे हाथ उठाओ जो कि इंग्लिश में फेल हुए, 50% बच्चों ने हाथ उठा दिया। फिर मैंने पूछा कि वो बच्चे हाथ उठाओ जो हिंदी में फेल हुए, 40% बच्चों ने हाथ उठा दिया। तुरंत मेरे दिमाग की बत्ती जली, यार कुछ लोग तो दोनों में फेल हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा कुछ बच्चे दोनों में हाथ उठाए हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कितने बच्चे दोनों में फेल हुए, वो हाथ उठाओ। तो पता चला 15% बच्चे दोनों में फेल हुए। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार जब मैंने हिंदी में पूछा था, जब मैंने इंग्लिश में पूछा था वो लोग हाथ उठाओ, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में 50% में ये 15% में इंक्लूड हो गए होंगे, क्योंकि उनने हाथ उठाया होगा जो दोनों में फेल हुए हैं, वो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं तो उनने भी हाथ उठाया होगा। तो मैं इस 15 को यहां से माइनस कर दूंगा। ऐसा करने पर क्या मिलेगा, 35। ये 35 क्या है, ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। इस 40% में से भी मैं 15 माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना, 25। ये 25 क्या है, ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल हिंदी में फेल हुए हैं। भाई ये इंग्लिश वाला मामला है, जो बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं। ये हिंदी वाला मामला है, जो दोनों कुछ बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, 35%। कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए, 25%। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए, तो उसने खुद बताया था 15%। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, यानी कुल मिलाकर किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आप बोलोगे सर सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लो। 25 और 15 40, 40 और 35 हो जाएगा 75। 75% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, या तो इंग्लिश में हुए हैं, हिंदी में हुए, या दोनों में हो गए। तो कितने बच्चे ऐसे बच्चे जो फेल ही नहीं हुए या दोनों में पास हो गए, तो हम बोलेंगे बचे हुए 25% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए। हालांकि क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने वो तो पढ़ा ही नहीं। बोला था परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 25%। बात समझ में आ गई। अब यहां पर शब्दों का जाल बुना जा सकता है, कैसे, वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ ऐसे कितने % बच्चे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, नॉट इन हिंदी नॉट इन इंग्लिश, किसी एक सब्जेक्ट में, ओनली इन वन सब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे 35 प्लस 25, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर व्हिच फेल्ड इन एनी वन एग्जामिनेशन। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ व्हीट इज रेज्ड बाय 25%, देन बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन इन ऑर्डर टू कीप हिज बजट द सेम एज बिफोर। थोड़ी देर पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था, क्या, रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर और बजट और खर्चा, जो भी समझ लो। रेट यानी आपका पर केजी का प्राइस और पर आर्टिकल का प्राइस, क्वांटिटी इज दी क्वांटिटी, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने को मिलता है एक्सपेंडिचर, यानी कितना खर्च हुआ। यू मे कॉल इट बजट। ठीक है, रेट बढ़ गया है 25%, आपने इसे 25% से बढ़ा दिया। मैं सीधा 1/4 लिखूंगा तो किसी को तकलीफ तो नहीं होगी 25 की जगह। मुझे बजट सेम रखना है, एक्सपेंडिचर सेम रखना है,
यानी जैसे ही रेट बढ़ेगा क्वांटिटी या कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। कंजम्पशन कितने से कम होगा, अभी फॉर्मूला बताया था। अगर ये n/d से बढ़ेगा तो मुझे इसे n/n+d से कम करना पड़ेगा, यानी 1/1 + 4 = 5। मुझे 1/5 से या 20% से कम करना पड़ेगा अपने कंजम्पशन को या क्वांटिटी को। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। बताओ क्या यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है? बहुत सिंपली मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. He had bought it at 20% less. What would have been the profit percent if the selling price had been the same? सुनो, 100 का सामान 120 रुपए में बेच रहा था, यही होगा 20% प्रॉफिट। उसने बोला कि अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 का सामान 80 में खरीदा होता और सेलिंग प्राइस सेम होती, यानी 120 में ही बेच रहा होता, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली 40 रुपए का होता। तो क्या 40% का होता? नहीं, परसेंटेज अभी निकालना पड़ेगा। 40/80 × 100 कितने का प्रॉफिट होगा? 50% का। ठीक है, क्योंकि 80 रुपए में खरीदा था ना, तो अब कॉस्ट प्राइस चेंज हो गई है, तो प्रॉफिट होगा 40 रुपए का ऑन 80 रुपीज। तो 40 रुपए का 80 रुपए प्रॉफिट, सॉरी 80 रुपए पे 40 रुपए प्रॉफिट, यानी बेसिकली 50% का प्रॉफिट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगो, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? जो बोला है वो लिख दो। कॉस्ट प्राइस किसका? 100 मैंगोज का। तो 100 का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस किसका? 80 का। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालने में मुझे नहीं लगता किसी को ज्यादा पेट में दर्द होगा। आराम से 80/100 कर सकते हो। 80/100 का अगर आप थोड़ा काट पीट कर निकालोगे तो आएगा 4/5। एंड आई होप काटना पीटना सबको आता होगा, कुछ आए ना आए काटते आना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में वही चल रहा है। भैया 4 रुपए में खरीदा है, 5 रुपए में बेच दिया है, यानी प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 25% का प्रॉफिट हो गया। सही आंसर होगा 25% प्रॉफिट होगा। बोलो ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का क्या करेंगे आप बताइए? कुछ नहीं, उड़ा देंगे, खत्म करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस तो हंसी मजाक के होते हैं, ये तो फ्री के नंबर हैं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये फ्री के नंबर हैं, ऐसे नंबरों को छोड़ने का नहीं होता। ये बिल्कुल एकदम आपको घर बैठे नंबर देके जा रहे हैं, पेन भी नहीं उठाना ऐसे सवालों के लिए। तो एक शॉपकीपर है, sell his article at cost price but uses a faulty balance which reads 100,000 gram for 800 gram. What is the actual profit percent? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताऊं इसके लिए सवाल के लिए, इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा। एक बार आप अगर कंसेप्चुअली चीजों को समझ लेंगे तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूं, कभी भी कहीं पर भी हो सकता है ये आपको रियल लाइफ में भी काम आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपना सीपी और एसपी सेम रखिए, यानी आपने जितने में खरीदा है उतने में ही बेच दीजिए, बहुत सारे लोग डर जाएंगे, बोलेंगे सर ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो नहीं हो रहा पर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो फिर किस काम का ऐसा बिजनेस? नहीं नहीं रुको, मैंने ये बोला है कि सीपी और एसपी सेम रखिए, मैंने ये नहीं बोला कि आप धोखाधड़ी मत करिए। जैसे ये धोखाधड़ी कर रहा है, क्या कर रहा है? ये सीपी और एसपी सेम तो रख रहा है, यानी जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसने एक्स रुपीज में खरीदा है तो एक्स रुपीज में बेच रहा है, बट जब ये खरीदेगा तो पूरा 1 किलो खरीदेगा, यानी 1000 ग्राम खरीदेगा, एक्स रुपीज का 1000 ग्राम खरीदेगा। बट ये जब बेचेगा तो एक्स रुपीज का केवल 800 ग्राम बेचेगा, है ना? तो कुल मिलाकर इसका जो प्रॉफिट है वो आपको रुपीज में दिखाई नहीं दे रहा, वो आपको ग्राम्स में यहां पर दिखाई देगा, 200 ग्राम। इसको मैं ऐसा बोलता हूं कि कितना सेल किया, कितना सेव किया। ठीक है, ध्यान रखना ये स्पेशल कंडीशन है जहां पर सीपी और एसपी सेम है। जहां पर सीपी और एसपी सेम है
कितना सेल किया और कितना सेव किया ये पता चल जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सेल नहीं, सेव कितना किया अपॉन सेल कितना किया इनटू 100। ठीक है, सेल कितना किया या सेव कितना किया तो वो यहां से देख लो। सेव किया है 200, सेल किया है 800, इनटू 100 करोगे तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है 1/4 का परसेंटेज होता है 25%, यानी इसे प्रॉफिट हो रहा है 25% का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एक स्पेशल कंडीशन है जहां पर आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम होता है, बट सारा खेल क्वांटिटी वाइज डिपेंड करता है। इसका एक और सिंपल तरीका है जो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, वहां पर जरूरी नहीं है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम हो। वो ऐसा भी बोल सकता है कि 4 रुपए में 5 पेन खरीदे, 5 रुपए में 4 पेन बेचे, तो कुल मिलाकर सीपीएसपी भी अलग हो गया, क्वांटिटी भी अलग हो गई। तो यहां पर आप एक तरीका ये अपना सकते हो कि बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी को सेम कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसने बोला कि x रुपीज में 1000 ग्राम खरीदा था और x रुपीज में 800 ग्राम बेच दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी को बराबर करोगे ताकि आपको जो डिफरेंस है वो रुपीज में देखने मिले। अब इस x को एक्चुअली 1 रुपीज पकड़ लो कि 1 रुपए में 1000 ग्राम खरीदा था, 1 ही रुपए में 800 ग्राम बेच दिया। अगर मैं इन दोनों की क्वांटिटी को बराबर करना चाहूं तो कैसे करूंगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें 5 का करूंगा, तो ये हो जाएगा 4000 और ये भी हो जाएगा 4000। यानी 4000 ग्राम खरीदा और 4000 ग्राम बेच दिया, पर खरीदा कितने में, 4 रुपए में, बेचा कितने में, 5 रुपए में। यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 4 रुपीज इंटू 100, प्रॉफिट हो जाएगा 25% का। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। यहां पर सीपीएसपी सेम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्पेशल कंडीशन है। एक तरीके से शॉर्टकट समझ लो, अगर आपका सीपीएसपी सेम है और सिर्फ आपको जितना खरीदा और जितना बेचा उसके बीच में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, जो कि ऑब्वियसली दिखेगा तभी तो वो प्रॉफिट कम आ पाएगा, तो बस कितना सेव किया अपॉन कितना सेल किया इनटू 100 कर देना। जैसे मैं यहां पर इजीली देख पा रहा था, मुझे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, मैं आराम से देख सकता था। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बेचा, यानी 200 ग्राम बचा लिया, तो सेव किया 200, सेल किया 800 इंटू 100, 200 बाई 800 इज 1/4, 1/4 का परसेंटेज होता है 25%। पेन नहीं उठाना पड़ता मुझे, समझाने के लिए पेन उठाया हूं। ठीक है, क्लियर। ये लो अगला क्वेश्चन। अगली बार ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही निपटाना है, ठीक है, समय बचाना है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ द टेलीविजन सेट इज सोल्ड एट x रुपीज, ए लूजेस 28%, वुड इट बी इंकर्ड। अच्छा, 28% का लॉस हो गया। इट हैड बीन सोल्ड एट y रुपीज, अ प्रॉफिट ऑफ 12% वुड हैड बीन इंकर्ड। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ y टू x। सुनो, y रुपीज में बेचा, अच्छा y रुपीज में बेचा तो मतलब 12% का प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y रुपीज बेसिकली उसके कॉस्ट प्राइस का 112% है ना, ऐसा बोल सकता हूं। और अगर 28% का लॉस हुआ है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो x है दिस इज एक्चुअली नथिंग बट 72% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तब तो 28% का लॉस हुआ है भाई, 100% मेरी कॉस्ट प्राइस है, 12% का प्रॉफिट यानी 112 में बेचा होगा, 28% का लॉस यानी 72 रुपीज में बेचा होगा। तो ये है आपका x, ये है आपका y, डिवाइड कर देना, x और y का रेशियो निकल आएगा। सी पे से सी पे निपटा देना, परसेंट से परसेंट निपटा देना। और किसका टेबल आता है, 8 का टेबल आता है तो निपटा देना। 8 का टेबल आएगा 9 टाइम्स में, एंड 8 का टेबल आएगा कितनी बार में, 80, और ये बचेगा 32, 14 बार में। यानी हम बोल सकते हैं x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 14:9 का, या 14 x और y नहीं, सॉरी y और x का रेशियो, y और x का रेशियो कितना हो जाएगा 14:9, 14:9, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कठिन था ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो एक और सवाल,
बोल रहा है ए बी सी डी ई एंड एफ सेटिस्फाई दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यहां पर मैं इसे बोलता हूं गोल्डन रूल। व्हाट इज गोल्डन रूल? गोल्डन रूल है क्या, इसे समझ लो फटाक से। गोल्डन रूल कहता है कि कभी अगर आपके सामने a अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन वाई इक्वल्स टू सी अपॉन जेड ऐसी कंडीशन आ जाए तो समझ जाना कि a रेशियो b रेशियो c जो है वो x रेशियो y रेशियो z के बराबर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्स वाई जेड है वो एक्चुअली ए बी और सी के डिनोमिनेटर है, ना कि उनके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर मेरे ख्याल से जो ऊपर क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसने बोला है कि 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 6c इक्वल्स टू 9d इक्वल्स टू 12e दैट इज इक्वल्स टू 18f। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे तो a का डिनोमिनेटर चाहिए, b का डिनोमिनेटर, c का डिनोमिनेटर, d e f सबका डिनोमिनेटर चाहिए, इनके न्यूमरेटर मुझे चाहिए भी नहीं थे। तो डिनोमिनेटर लेने के लिए क्या करूंगा, मैं इन सबका लूंगा एलसीएम। जिस जिसको मुझे गायब करना है, किसको गायब करना है, मुझे 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, वो 6 9 12 18 नहीं चाहिए, इनको गायब करना है, इनका लूंगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। हाँ 36 आएगा। 36 से सबको डिवाइड कर लेना, इसको भी 36 से डिवाइड करना, सबको 36। देखो सब तो बराबर हैं, तो अगर सबको 36 से डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी किसी को। या तो सबको 36 से मल्टीप्लाई कर दो, या सबको 36 से डिवाइड कर दो, या सब में 10 रुपए ऐड कर दो, या सब में 10 रुपए माइनस करो। अगर सब में कर रहे हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 से काट लेना तो ये हो जाएगा a अपॉन 18 b अपॉन 12 c अपॉन 6 d अपॉन 9 नहीं 4 सॉरी, d अपॉन 4 e अपॉन 3 एंड f अपॉन 2। तो बेसिकली a b c d e और f का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 18 12 6 4 3 2। अब कोई कॉमन नंबर है इन सब में? नहीं है। सब में कुछ कॉमन हो तो फिर उसे उड़ा देना। ठीक है, जैसे ये 3 आने के कारण 2 कॉमन नहीं निकल पा रहा, नहीं तो सब में 2 कॉमन हो जाता, बस ये 3 यहां पर नहीं होता। तो बट अब वो 3 है तो उसे गायब तो कर नहीं सकते, तो इतना ही रेशियो आएगा। उसने क्या पूछा? उसने पूछा a प्लस बी अपॉन c प्लस d प्लस e प्लस f, यही पूछा है। तो चलो a प्लस बी का मतलब हो गया 30 अपॉन c प्लस d प्लस e प्लस f, ये कितना हो जाएगा? 15। तो कुल मिलाकर ये हो गया 2। क्या 2 कहीं है ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, आसान सवाल है, कंसेप्ट हैं तो फिर सब है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू सम ऑफ एज ऑफ हिज 4 सन्स चिल्ड्रन। ओके, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो उसके चिल्ड्रन 4 चिल्ड्रनों की एज के सम के बराबर है। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं बोला है कि उनकी 4 चिल्ड्रंस की एज बराबर है, इसलिए मैंने चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन 4 ऐसा करके लिख दिया। फिर उसने क्या बोला? आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद पिताजी हो जाएंगे फादर प्लस 10 के, और ये सारे बच्चे भी 10-10 साल बढ़ जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इसकी उम्र भी 10 साल बढ़ेगी, 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 यानी कुल मिलाकर सबकी उम्र 10-10 साल बढ़ेगी, तो टोटल में 40 साल बढ़ जाएगा। ये हो जाएगी इनकी टोटल एज। हालांकि बोला क्या है? आफ्टर 10 ईयर द सम ऑफ द एज ऑफ चिल्ड्रन विल बी 1.6 टाइम द एज ऑफ देयर फादर। अच्छा, चिल्ड्रंस की एज का सम फादर की एज की सम के 1 पॉइंट या फादर की एज का 1.6 टाइम्स होगा। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर देख लो भैया क्या बोला मैंने। उसने बोला कि फादर की जो एज है आज वो चारों बच्चों के टोटल के बराबर है। ठीक है, फिर उसने बोला कि फादर की एज 10 साल बाद और बच्चों की एज 10 साल बाद, तो बच्चों की एज जो 10 साल बाद होगी वो फादर की एज का 1.6 टाइम्स होगी। बच्चों की एज कितनी होगी? जो आज की एज है सब में 10-10 साल बढ़ जाएगी, तो बच्चों की टोटल एज होगी इतना प्लस 40। आप इंडिविजुअली चाहो तो C1 प्लस 10, C2 प्लस 10, C3 प्लस 10, C4 प्लस 10 ऐसा भी कर सकते हो, बट इवेंचुअली 10 10 10 4 बार 40 ही होगा।
और ये कितना है, ये फादर की एज का 1.6 टाइम्स है, तो फादर की पुरानी एज मत ले लेना, उस वक्त फादर +10 के है ना, तो इसका 1.6 टाइम्स होगा। सुनो, C1 + C2 + C3 + C4, इसकी वैल्यू क्या थी, 5 थी, सॉरी F थी, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, 1.6F + 16 = F + 40। बोलो क्लियर है? ये 16 को इधर ले जाना, ये F को इधर ले आना, तो ये हो जाएगा 0.6F = ये हो जाएगा 24। 6 4 24 होता है, तो फादर हो जाएंगे 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40, F यानी प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिनिश होता है यहां पर। देखो, अरिथमेटिक एक्चुअली बहुत सिंपल टॉपिक्स है, ठीक है, जो बोला है ना वो कर दो, वो लिख दो, बात खत्म हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, जो बोला है वो कर दो, सिंपल इज दैट, कुछ भी अलग नहीं बचेगा फिर आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहे थे इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ दिस। इफ ए सेविंग इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, ठीक है, द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी एन सी, ओके वो दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए बी एन सी। सुनो, कौन कौन कितना कमाता है, अगर मैं बात करूं इनकम की और एक्सपेंडिचर की, दोनों को माइनस करूंगा तो सेविंग मिलता है, ये तो सबको पता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग मिलता है। ए बी और सी, ए ने कमाया कितना, 7 9 एंड 12, ये इन्होंने कमाया है 7x 9x एंड 12x, ये इन्होंने इस रेशियो में कमाया है। इन्होंने खर्चा किस रेशियो में किया है, 8 9 और 15, मान लो इसे 8y 9y एंड 15y। अगली लाइन बोली है इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, अगर ए अपनी इनकम का 1/4 सेव कर लेता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए अपनी इनकम का 3/4 खर्च कर देता होगा। भाई कोई अगर 1/4 बचा रहा है यानी 3/4 खर्चा किया होगा, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर होता है, ए का एक्सपेंडिचर कितना है, ए का एक्सपेंडिचर है 8y, जो कि बराबर है उसकी इनकम के 3/4 के। ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या बोला उसने, उसने बोला कि कोई आदमी या ए अपनी इनकम का 1/4 सेव करता है, यानी इनकम का 3/4 खर्च करता होगा। 3/4 खर्च कैसे करेगा, तो भाई जो भी उसकी इनकम थी उसका 3/4 खर्च कर लेगा। हालांकि ए ने खर्चा कितना किया था, 8y, यानी 8y और 7x का 3/4, ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से यहां से x और y का रेशियो निकल जाएगा। x और y का रेशियो कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 21 डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा कितना, 8 चौके 32 और 21, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा y/x equals to 21/32। अब बस कुछ मत करो, जहां जहां x लिखा है वहां 32 रख देना, जहां जहां y लिखा है वहां 21 रख देना और काम हो जाएगा। कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है, 7x का मतलब कितना होगा, 7 × 32, 7 × 32 कितना होगा, तो 7 दूनी 14 का 4, और एक काम करो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या ले लें, चलो ये ले लेते हैं, हाँ। तो 7x का मतलब 7 2 14 का 4, एक कैरी हो जाएगा, 7 3 21 एंड 22। ऐसे ही 8y का मतलब क्या होगा, तो 8y का मतलब हो जाएगा 8 दूनी 16 8। तो दोनों की सेविंग, एक ही सेविंग कितनी होगी, माइनस कर लेना, या बेसिकली इसका 1/4 निकाल लेना यार, वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो माइनस करने पर मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, माइनस होगा तो 14, तो 6, हाँ लिखूं सेविंग, जगह भी तो नहीं है, चलो यहाँ पर लिखता हूँ। इन दोनों की सेविंग कितनी होगी, 6 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, तो 56 ये हो जाएगा, तो 56 एक ही ऑप्शन में है, बाकी वैल्यूज आप पुट करके देख लेना, 9 × 32, ठीक है। इसके अलावा 12 × 32, ये हो जाएगा 9 × 21,
वैसे तो ये आराम से माइनस हो जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, 11 बचेगा अंदर, 9 इंटू 11 इज 99, इन दोनों को माइनस करूंगा तो सेविंग आ जाएगी 99। लो भैया 56 99 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इन दोनों को भी माइनस करोगे 15 इंटू 21, तो आपको डिफरेंस में मेरे ख्याल से 69 मिल ही जाएगा। और ये है ए बी और सी की सेविंग, यानी 56 रेशो 99 रेशो 69। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बेसिकली इस सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी बात आपको समझनी थी, और वो बात ये थी कि अगर कोई आदमी अपने 1/4 सेव कर रहा है यानी उसने अपना 3/4 खर्च किया होगा, और अगर उसने अपना 3/4 खर्च किया है यानी उसकी इनकम का 3/4 उसके एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, पुट करो, माइनस करो, खत्म करो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ईच सेव 600 and their expenditure in the ratio of 3:2, what is the monthly income of A? सुनो, ये कितना कितना कमाते हैं, तो देखो इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग, ये तीन चीज एक के नीचे एक लिखना। पहले दो रेशियो हैं और लास्ट में जो सेविंग है वो अमाउंट के फॉर्म में है, ठीक है। इनकम का रेशियो है 4:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2 और सेविंग है 600। वैसे तो जो ज्यादा समझदार हैं वो तुरंत बोलेंगे 4 में से 3 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, दोनों तरफ 1 की वैल्यू 600 आ रही है, यानी 1 की वैल्यू 600 तो 4 की वैल्यू 6 चौका 2400 आंसर हो जाएगा। बात सही है, पर ये हर बार होगा नहीं। तो चलो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखाता हूं। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लेना। भाई ये 8 है, ये 9 है, 8 और 9 का डिफरेंस आएगा 1, प्लस माइनस को इग्नोर करना। 1 इक्वल्स टू व्हाट? तो सुनो, अब नीचे वाले दो नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 12, कुल मिलाकर आएगा 600। एक की वैल्यू अगर 600 के बराबर है तो ऊपर वाले रेशियो में इस एक की वैल्यू को पुट कर देना। ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 2400 और 6 तिया 1800, यानी ए और बी का इनकम कितना हो जाएगा 2400 एंड 1800। अब मान लो किसी क्वेश्चन में कभी ये 600 और ये 400 हो गया तो भी ये तरीका काम करेगा। ये रेशियो चेंज हो गए, मान लो यहाँ का डिफरेंस 1 and 1 नहीं आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 1, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पर अलग अलग अमाउंट आ रहा है, तो भी ये तरीका काम करेगा। यानी ये तरीका हर जगह काम करेगा जहां पर आपको इनकम एक्सपेंडिचर के रेशियो और सेविंग का अमाउंट दिया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और बेहतर तरीका क्या हो सकता था? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, फिर इससे लंबा काम हो सकता है। क्या? बचपन वाला तरीका अपना लो, इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे बनेगी भाई? इनकम कितनी कितनी थी? इसकी थी 4 और इसकी 3। तो चलो मान लेना एक है इनकम 4x और एक की इनकम है 3x। खर्चे कितने कितने हैं? 3y और 2y। तो इसका खर्चा है 3y और इसका खर्चा है 2y। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इसका डिफरेंस भी 600 आएगा और इसका डिफरेंस भी 600 आएगा। अब यहां से आप आराम से दो इक्वेशन सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो या y की निकालो। बेसिकली इक्वेटिंग वाला हिसाब आपको पता तो है। वहां से x और y की वैल्यू निकालो, पुट करो वापस। 4x कितना है, 3x कितना है, या 3y कितना है, 2y कितना है। वहां से इनकम और एक्सपेंडिचर आराम से निकालते बैठना। ये घर पे बैठ के आराम से करना, ठीक है, जिसको ये समझ में नहीं आया। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये है, a sum of money was invested at simple interest at a certain rate for 5 years. Had it been invested for 5% higher rate, it would have fetched 500 more. What was the principal amount? सुनो, वो कह रहा है कि मैंने कुछ पैसे कुछ 5 साल के लिए जमा रखे थे। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट मैंने 5% ऊपर रखा होता तो मुझे 500 रुपए और ज्यादा मिल जाते। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, पूरी कहानी सिंपल इंटरेस्ट पर चल रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ज्यादा रखा होता तो 5 साल में कितने परसेंटेज का फर्क पड़ता? आई एम आस्किंग इन परसेंटेज, कितने परसेंट का फर्क पड़ता? भाई 1 साल में अगर 5% का फर्क पड़ रहा है तो 5 साल में 25% का फर्क पड़ेगा, यही होगा। तो मैं बोलूंगा कि 5 साल में अगर 25% का फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ने का मतलब 25% ज्यादा मिलेगा, वही 25% तो ये 500 रुपए है। यानी वो जो 25% है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस 500 रुपीज। और फिर मैं बता सकता हूं कि ये 25% किसका है? प्रिंसिपल का है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पर ही लगेगा। यानी प्रिंसिपल का 25% 500 रुपए के बराबर है, तो प्रिंसिपल कितने के बराबर होगा? 1/4 करके मल्टीप्लाई कर लेना 500 से।
ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 500, आ जाएगा प्रिंसिपल 2000। यानी हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2000 था, मैंने 2000 रुपए जमा किए थे। बोलो ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा यार? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इज इंटरेस्ट इज एक्चुअली 1/4 ऑफ द सम का मतलब होता है 1/4 ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, 1/4 ऑफ प्रिंसिपल को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट इज बेसिकली 25% ऑफ प्रिंसिपल। 1/4 का मतलब तो 25% होता है ना। ठीक है, आगे बोलो, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट आर न्यूमेरिकली इक्वल देन नंबर ऑफ ईयर्स इज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर दोनों न्यूमेरिकली सेम है, दोनों न्यूमेरिकली सेम होने का मतलब समझते हो? दोनों न्यूमेरिकली सेम होने का मतलब होता था कि अगर 1% है तो 1 साल, 2% है तो 2 साल, 3% है तो 3 साल, 4% है तो 4 साल, यानी न्यूमेरिकली दोनों बराबर है। इस तरीके को या इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है पीआईटी वाला फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हम सभी ने बचपन में पढ़ा है, वो क्या है? पीआईटी अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट नथिंग बस प्रिंसिपल का 1/4 है ना। यहां प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, एन है शायद, और टाइम भी एन है क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, अपॉन में 100 कर लेना। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल निपटेगा, ये 25 बार में कटेगा, उधर आ जाएगा, तो 25 इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 5। एन की वैल्यू 5 आने का मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5% है एंड टाइम भी 5 साल है। न्यूमेरिकली दोनों बराबर हैं, इसका यह मतलब नहीं कि साल 5% हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल हो जाएगा, वो चीजें चेंज नहीं होगी। इनको 5% ऐसा पलट मत देना, न्यूमेरिकली दोनों सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल नहीं 5% होगा और टाइम 5% नहीं 5 साल होगा। तो हम बोलेंगे उसने टाइम पूछा है, टाइम इज 5 years, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल देखो, बनाओ, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है A lent 25,000 to B at the same time lend some amount to C at 7%। ठीक है, A ने B को 25,000 रुपए दिए और उतने ही समय पर कुछ पैसा C को दिया 7% के इंटरेस्ट पर। 4 साल बाद उसे 11,200 रुपए इंटरेस्ट मिला फ्रॉम बोथ B एंड C। हाउ मच A lent to C? A ने C को कितने पैसे दिए होंगे? तो बेसिकली ए ने बी को कितने पैसे दिए, कितने परसेंट पर दिए, कितने साल के लिए दिए, वो तो सब क्लियर है, पर ए ने सी को कितने पैसे दिए वो नहीं बताया, कितने साल और कितना परसेंट वो सब कुछ वैसे भी क्लियर है, वो दोनों के लिए सेम है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए 7% है, टाइम दोनों के लिए 4 साल है। ए ने बी को कितना दिया वो बताया है, पर ए ने सी को कितना दिया वो नहीं बताया, पर दोनों की तरफ से टोटल इंटरेस्ट कितना आया है वो पता है। सुनो, अगर तुम किसी को 7% पर 4 साल के लिए पैसे दोगे तो टोटल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7 4 28% का। ठीक है, हर साल 7% मिलेगा, तो 4 साल में 28% मिलेगा। तो पहले साल मुझे, मतलब बेसिकली पहले साल नहीं, पहले हिस्से में ए ने जो बी को पैसा दिया था 25,000 रुपए, 25,000 रुपए का 28% यहां से मिलेगा, प्लस ए ने सी को जितना भी पैसा दिया था, सपोज P रुपीज दिया था, प्रिंसिपल जो भी था उसका 28% उसे यहां भी मिलेगा, और दोनों का टोटल उसको मिलेगा 11,200 रुपए। बोलो ठीक है। ए ने बी को दिया 25,000, तो 25,000 का 28% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, जितना सी को दिया था उसका भी 28% मिलेगा, और दोनों का टोटल मिला है 11,200 रुपए। तो चलो इसको निपटा देते हैं, 28% कॉमन निकाल के निपटा देना। 28% कॉमन निकालूंगा तो कितना आएगा? 28/100 इंटू 25,000 प्लस P इक्वल्स टू 11200। चलो कितने से काटें? 7 से काटना शुरू करें। 7 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 7 से काट लेना इसको, 7 1 7, कितना बचेगा? 7 6 42, 20। 4 से और काट लेना 400, और 20 और मल्टीप्लाई कर देना, तो 25,000 प्लस P इक्वल्स टू एक्चुअली 40,000। 40,000 में से अगर 25,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा?
15,000। यानी ए ने सी को कितने पैसे उधार दिए थे? 15,000 रुपए उधार दिए थे। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। ए ने सी को ऑप्शन सी दिया था, मतलब 15,000 दिया था। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी तुक्के बैठ जाते हैं क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई होगी। कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था, पीआरटी के वाले फॉर्मूले से भी बना सकते थे, बट मैंने यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन रखा है कि 4 साल के लिए 7%, तो 7 4 28% का इंटरेस्ट मिलेगा, एंड दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। टू इक्वल अमाउंट्स वर बोरोड एट 5% एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर अमाउंट्स टू दिस, व्हाट इज द टोटल अमाउंट बोरोड? सुनो, टोटल अमाउंट बोरोड पूछ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना, टोटल ही बताना, आधा उधा नहीं बता देना। मान लो पहले वाले पर उसने ₹P इंटरेस्ट पर लिया था और दूसरे वाले पर भी उसने ₹P इंटरेस्ट पर लिया था, बट पहले वाला 5% पर लिया था 4 साल के लिए, तो 5% का 4 साल यानी 20% हो जाएगा। यानी 20% मुझे इंटरेस्ट पहले वाले पर देना पड़ेगा। दूसरे वाले का क्या हिसाब है? दूसरे वाले का यह हिसाब है कि उसने पैसा तो उतना ही लिया था, पर 4% पर लिया था 4 साल के लिए, यानी 4 चौके 16% देना पड़ेगा उसे। और इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट मिलाता हूं तो इंटरेस्ट कितना लगता है उसे? इंटरेस्ट है 405 रुपए। क्या ये सवाल की इक्वेशन जो मैंने अभी बनाई है सबको समझ में आई? पैसा दोनों तरफ उसने पी लिया, पी इज प्रिंसिपल बेसिकली। पहले वाले पर भी प्रिंसिपल पी है, दूसरे वाले पर भी प्रिंसिपल पी है, क्योंकि उसने बोला कि दोनों तरफ उसने इक्वल अमाउंट बोरो किया था। ठीक है, वो अमाउंट को मैं पी मान लेता हूं। पहला वाला 5% पर बोरो किया था 4 साल के लिए, तो 20% हो गया। दूसरे वाले पर 4% के लिए बोरो किया था 4 इयर्स के लिए, तो 16% हो गया। तो दोनों का कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल का 36% इक्वल्स टू 405 रुपीज। अब यहां पर एक बात समझना, प्रिंसिपल का 20% प्लस प्रिंसिपल का 16% इक्वल्स टू प्रिंसिपल का 36% कैसे हो गया? तो बोले 20 गधे प्लस 16 गधे बराबर 36 गधे होते हैं ना। पर मान लो ये गधा ना होकर घोड़ा होता, वो खच्चर होता, तब हम थोड़ी ऐसा बोलते। तो अभी दोनों जगह गधे गधे थे तो जोड़ दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। 36% इजीली डिवाइड कर सकते हैं। चलो 36/100 कितना होगा? 36/100 को 9/25 भी लिख सकता हूं, बट ठीक है, मैं भी उसे तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये 2 0 जाकर सीधा उधर मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो जो कटे यहां से कटे है, 9 से काट लेना है इसको 4 बार में, 9 से काट लेना है इसको, ये कटेगा 9 4 36 टाइम्स में, और 9 5 45 टाइम्स में। ओके, कुछ नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। चलो 4 से काट लेना इसको, 11.25। ये 100 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 1125। क्या मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठा है? 1125 यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हालांकि क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये पूछना चाहिए था, या ऑप्शन में मेरे ख्याल से टोटल ना देकर इसका बेसिकली डबल देना चाहिए था। जहां तक मुझे लगता है कि यहां पर ऐसा कुछ करना चाहिए था। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब बनाने को, और इजी क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बोला इफ ए एंड बी कैन बी फिनिश्ड if A and B can finish a work in 10 days, B and C in 12 days, C and A in 15 days, ठीक है, then in how many days A, B and C together finish the half of the work? बहुत बढ़िया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एंड आई थिंक टाइम एंड वर्क से आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, कैसे क्वेश्चंस को बनाना होता है। एलसीएम मेथड आई होप आप सभी को आता होगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करेंगे, ठीक है, बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर इसी काम को 15 दिन में करेंगे। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूं तो कितना होगा? 15 है ये, 10 नहीं। एलसीएम ले लीजिएगा कितना? 60। यानी ए और बी की इफिशियंसी आ गई 6, बी और सी की इफिशियंसी आ गई 5, सी और ए की इफिशियंसी आ गई 4। ये है
एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, यानी यूनिट टाइम में ए और बी कितना काम करेंगे, या एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे। वैसे ही एक दिन में बी और सी कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। उसी प्रकार एक दिन में सी और ए कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, ए भी 2 बार मिलेगा, बी भी 2 बार मिलेगा, सी भी 2 बार मिलेगा। तो इन सबको ऐड कर दो तो 2 यानी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और यहां कितना मिलेगा, यहां बेसिकली मुझे मिलेगा 10 15, यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम बोल सकते हैं 15/2। इतना काम तीनों मिलकर एक दिन में कर देंगे। अब अगर मुझे पूरा इतना काम इन तीनों से करवाना होता, कितना, इस 60 काम को इन तीनों से करवाना होता, तो मैं सिंपली क्या करता, 60 अपॉन दिस कर लेता। बट मुझे एक्चुअली पूरा काम करवाना ही नहीं है, मुझे तो उसने बोला है कि हाफ ऑफ द वर्क कितनी देर में करेंगे। तो पहले तो 60 का काम आधा कर दो, यानी 30 काम है। इस 30 काम को कौन करेगा, ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी है 15/2 की। कितना समय लगेगा, 4 दिन में मेरे ख्याल से तीनों निपटा देंगे काम को। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, भैया जिसका टाइम निकालना हो उसकी एफिशिएंसी रखना। अगर एबीसी का टाइम निकालना था तो एबीसी की एफिशिएंसी रखी अपन ने। मुझे सिर्फ ए का टाइम निकालना होता तो सिर्फ ए की एफिशिएंसी रखता, सिर्फ बी का टाइम निकालना होता तो सिर्फ बी की एफिशिएंसी रखता, बी और सी का टाइम निकालना होता तो बी और सी की एफिशिएंसी रखता। यानी बेसिकली जिसका टाइम निकालना है उसकी एफिशिएंसी रखो, क्योंकि वर्क तो उतना ही रहेगा जितना है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। 4 days ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन x 1.5 x एंड 2x days respectively if they complete the work together, what ratio should be they pay। ठीक है, पहला सवाल आपसे, काम का पैसा मिलता है या टाइम का। बेसिकली भाई सारी दुनिया काम क्यों कर रही है, पैसे के लिए, है ना। लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा हार्ड रियलिटी है बट लेट्स एक्सेप्ट इट। काम क्यों हो रहा है, पैसों के लिए। तो अगर कोई आदमी काम कर रहा है, ऑब्वियसली पैसों का ही कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन होता है, उसी लिए काम करते हैं। तो काम पैसा किस हिसाब से हमें देना चाहिए, भैया हम तो काम कर रहे हैं पैसे के लिए, पर जो देने वाला है वो किस हिसाब से पैसे देगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक एग्जाम्पल समझो। मान लो एक काम है, एक कुआं खोदना। एक आदमी आया, उसने बोला कि मैं 20 दिन में कुआं खोद दूंगा। एक आदमी आया, उसने बोला मैं 30 दिन में कुआं खोद दूंगा। आप ज्यादा पैसे किसे दोगे, उसे जो कि 20 दिन में कुआं खोद रहा है, या उसे जो कि 30 दिन में कुआं खोद रहा है। अगर आपका जवाब है कि मैं उसे पैसे दूंगा जो 20 दिन में कुआं खोद रहा है, तो आप गलत हो। और वो लोग जो ये सोच रहे थे कि मैंने तो 30 दिन सोचा था, अब मैं खुश हो जाता हूं, आप भी गलत हो। बेसिकली जो लोग ये सोच रहे थे कि मैं क्यों किसी को कम ज्यादा पैसे दूंगा, काम तो कुआं खोदना है। अब वो कुआं तुम 20 दिन में खोदो या 30 दिन में खोदो, मैं एक कुएं खोदने के अगर 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो तुम 20 दिन में खोदोगे तो भी 10,000 मिलेंगे, और 30 दिन में खोदोगे तो भी 10,000 मिलेंगे, क्योंकि पैसा काम का मिलता है। कितने समय में कर रहे हो ये तुम्हारी समस्या है। तुम्हारी इफिशियंसी कम है, ज्यादा है। तुम्हारी इफिशियंसी ज्यादा है, तुम जल्दी काम खत्म करोगे तो ज्यादा पैसे कमा लोगे, यहां से काम खत्म करोगे कहीं और चले जाओगे। तुम्हारी इफिशियंसी कम है तो तुम कम पैसे कमा पाओगे, क्योंकि तुम एक काम को करने में ज्यादा समय लगाओगे, तो एक महीने में कम काम कर पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली पैसा किस हिसाब से मिलता है, आपके काम के हिसाब से। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर काम को कांस्टेंट रख दो कि काम फिक्स है, इतना ही काम है, तो जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसका समय कम लगेगा, यानी उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब सुनो, तीनों मिलकर काम कर रहे थे। ए भी काम कर रहा था, बी भी काम कर रहा था, सी भी काम कर रहा था। ए काम करता है x डेज में, बी काम करता है 1.5 x डेज में, और सी करता है 2x डेज में। इनका एलसीएम ले लो जरा, 6x ले लूं तो ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी आ गई 4, और सी की एफिशिएंसी आ गई 3। एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर एक दिन में 6 काम करता है ए, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 3 काम करता है, तो ज्यादा काम कौन कर रहा है। एक दिन में ज्यादा काम ए कर रहा है, उससे कम काम बी कर रहा है, और उससे कम काम सी कर रहा है। तो पैसे भी इसी हिसाब से बांट दो, यानी
पैसा ए को कितना मिलेगा, पैसा बी को कितना मिलेगा और पैसा सी को कितना मिलेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है एंड सी की एफिशिएंसी कितनी। ठीक है, क्योंकि आप तीनों को साथ में काम करवा रहे हो, तो तीनों को साथ में काम करवा रहे हो तो इसका यह मतलब नहीं कि तीनों को बराबर पैसा दोगे। भाई जिसने ज्यादा काम किया होगा, एक ही दिन, मान लो मैंने एक ही दिन काम करवाया, एबीसी से, अब टोटल काम जितने का भी हुआ, मैंने बोला चलो 3,000 रुपए का तुम तीनों ने एक दिन में काम किया, तो क्या 1,000 रुपए सबको दे दूं? गलत। ए तो डिमोटिवेट हो जाएगा ना, ए तो बोलेगा यार सबसे ज्यादा काम मैंने किया, फिर भी पैसे बराबर मिल रहे तो मैं ज्यादा काम क्यों करूंगा। तो एक दिन में जिसने ज्यादा काम किया, यानी बेसिकली जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, आप उसको उतना ज्यादा पैसा दे दो या उस रेशियो में पैसा दे दो। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 6:4:3 है तो पैसा भी इसी रेशियो में बांट दो, कहानी खत्म हो जाएगी। 6:4:3 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बोलो ठीक है। एक सिचुएशन यहां पर यह भी आती है कि जितने दिन ए ने काम किया शायद उतने दिन बी काम ना करे या उतने दिन सी काम ना करे, यानी टाइम अलग अलग हो। जब तक तीनों का साथ में टाइम इक्वल है, टाइम यानी जितने दिन ए ने काम किया उतने दिन बी ने काम किया, उतने दिन सी ने काम किया, भले ही वो 1 दिन हो, 1.5 दिन हो या 2 दिन हो या 20 दिन हो या 2 साल हो, अगर टाइम सेम है तो एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे को बांट सकते हो। बट अगर टाइम अलग अलग है तो ध्यान देना, आपको फिर काम के हिसाब से पैसे बांटने पड़ेंगे। कभी कभी ये भी होता है कि जो ज्यादा काम कर रहा है पर वो कम दिन काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है पर वो ज्यादा दिन काम कर रहा है, तो पैसे का एक्चुअल बंटवारा जो होता है ना ए बी और सी के बीच में, एक्चुअली वो उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं होता है, वो उनके काम के हिसाब से होता है। बट क्योंकि कभी कभी होता यह है कि तीनों ने सेम दिन तक काम किया है तो एफिशिएंसी पर ही बात आ जाती है। अब मान लो इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है। इसने 2 दिन काम किया, इसने 3 दिन काम किया और इसने 6 दिन काम किया, तो पैसा इनके काम के हिसाब से बटेगा। पर अगर तीनों ने सेम दिन तक काम किया होता तो क्या होता, सेम दिन तक काम किया होता तो ये होता कि मान लो इसने 10 दिन तक काम किया, इसने भी 10 दिन तक काम किया और इसने भी 10 दिन तक काम किया, तो वो जो 10 दिन का 10 डेज था ना, वो बेसिकली सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जब टाइम बराबर होता है, टाइम इक्वल है, तीनों ने 10 दिन काम किया है, तीनों ने सेम डेज तक काम किया है, तो एफिशिएंसी के हिसाब से बांट दो। बट अगर टाइम गड़बड़ाया, किसी ने कम दिन काम किया, किसी ने ज्यादा दिन काम किया, तो बेसिकली जो रेशियो है पैसे का वो एफिशिएंसी का नहीं निकल के आएगा, वो निकल के आएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क ए ने कितना किया, टोटल वर्क बी ने कितना किया और टोटल वर्क सी ने कितना किया। ठीक है, बात समझ में आ गई, कंडीशन क्लियर हो गई। तो कई बार आप देखोगे क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में एफिशिएंसी के हिसाब से बांट देगा, कुछ क्वेश्चंस में टोटल वर्क के हिसाब से बांटेगा। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि अगर डेज सेम होंगे तो एफिशिएंसी के हिसाब से बांट देना, डेज अलग अलग होंगे तो फिर एग्जैक्टली किसने कितने दिन काम किया उस हिसाब से कितना कितना काम किया है, यानी एक्चुअल वर्क कितना कितना हुआ है उस हिसाब से पैसे बांटना। अब आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक्स और वाई 45 दिन और 40 दिन में काम करते हैं, साथ में काम करना शुरू किया, बट एक्स लीव आफ्टर एन डेज, एक्स ने एन डेज के बाद छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। एंड देन वाई कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, वाई ने बचे हुए काम को 23 दिन में खत्म किया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, या एन इज इक्वल्स टू, सुनो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी पर बात कर लेते हैं। एक्स कितने दिन में काम खत्म करता है, 40 दिन में। वाई कितने दिन में काम खत्म करता है, 45 दिन में। अगर मैं इनके टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क निकल के आएगा 8 × 9 × 5, 8 9 40, 360, 360। ये है इनका टोटल वर्क। रेशियो कितना आएगा, तो रेशियो आएगा 9 और 8। ठीक है, ये इनका रेशियो आएगा। ये बेसिकली ये इनकी एफिशिएंसी आएगी। ये है एक्स की एफिशिएंसी और ये है वाई की एफिशिएंसी, यानी इनके एक दिन का काम। यहां तक क्लियर है? एक बात समझना, दोनों ने काम शुरू तो साथ में किया था, n दिन तक काम किया भी है और उसके बाद x चला गया। अब बचा हुआ काम y ने अगले 23 डेज में कंप्लीट किया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर y काम करता है 8
और आखिरी के 23 डेज वाई ने ही काम किया है, यानी 8 के हिसाब से 23 डेज कुल मिलाकर वाई ने आखिरी के दिनों में कितना काम किया, 8 या 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा, 184 डेज या 184 वर्क वाई ने आखिरी 23 दिन में काम किया है। आखिरी 23 दिन का काम कितना है, 184 डेज। अगर 360 में से ये मैं 184 माइनस कर दूं तो आखिरी के 23 दिन के पहले तो दोनों काम कर रहे थे, यानी ये आ जाएगा ये आ जाएगा 17। 176 काम, इतना काम एक्चुअली एक्स और वाई दोनों ने मिलकर ही किया होगा। बोलो हाँ, इतना काम तो किसी ने अकेले नहीं किया होगा, है ना। एक सेकेंड, एक्स लीव द वर्क एंड वाई कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। ठीक है, ये 9 आएगा, ये 8 आएगा, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। माइनस वाइनस करके भी देख लेना एक बार, क्या सब कुछ सही बैठ रहा है। अगर सब कुछ सही बैठ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और यहां से अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। चलो अब आते हैं जरा मुद्दे पर कि अगर 176 काम है और ये अब दोनों को करना है, यानी 17 की एफिशिएंसी से करना है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो एक सेकंड में चेक कर लेता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है।